हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 8th मैथ की प्रश्नावली 11.1 कराया जाएगा। चैप्टर का नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, आइए इस एक्सरसाइज को एकदम बेहतरीन तरीके से समझाते हैं और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अपने फेयर कॉपी पे नोट करते हुए इन प्रश्नों को चलना और समझते हुए। अब यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न का क्या रहा है कि एक रेलवे स्टेशन के निकट निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। अगर आप रेलवे स्टेशन के पास जाकर अपनी गाड़ी खड़ा करते हो तो उसका चार्ज लगता है। तो बोल रहा है कि अगर तुम 4 घंटे तक खड़ा करोगे तो 60 रुपया लेंगे, 8 घंटा तक खड़ा करोगे तो 100 रुपया लेंगे, 12 घंटे तक खड़ा करोगे तो 140 रुपया लेंगे, 24 घंटे तक खड़ा करोगे तो 180 रुपया लेंगे। बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है कि नहीं। बोल रहा है कि क्या यह प्रत्यक्ष अनुपात में है कि नहीं। अब इसको ना सारणी बनाना पड़ता है, फिर जब मैं सारणी बना देता हूं इसके बाद आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आप भी इसी तरीके से आप अपने कॉपी पे सारणी को बना लीजिए। आप लिखोगे माना समय क्या है x घंटे और शुल्क क्या है y रुपए। इसी तरीके से आप लिखोगे। यहाँ पर देखो क्या है, ये घंटा क्या है समय है और ये रुपया क्या है आपका शुल्क है। ठीक है, अगर 4 घंटे तक खड़ा कर रहे हो 60 रुपया। तो इसी तरीके से आपको इस तरीके से सारणी बनाना पड़ेगा, उसमें लिखना समय x घंटे और शुल्क y रुपए। 4 घंटा है तो 60 रुपया दोगे, 8 घंटा खड़ोगे तो 100 रुपया दोगे, 12 घंटा खड़ा करोगे तो कितना रुपया दोगे, 12 घंटे के लिए 140 रुपया। कितना 140 रुपया। इसके बाद आपका क्या है, 24 घंटा तक खड़ा करोगे तो कितना, 24 घंटा तक खड़ा करोगे तो 180 रुपया देना पड़ेगा। अब ये जो 4 घंटा है इसको आपको x1 मानना पड़ेगा, 8 घंटे को x2 मानना पड़ेगा, 12 घंटे को x3 मानना पड़ेगा और 24 घंटे को x4 मानना पड़ेगा। अब ये जो 60 है 60 रुपया इसको y1 मानना पड़ेगा, 100 रुपए को y2 मानना पड़ेगा, 140 जो है इसे आपको y3 मानना पड़ेगा, 180 को y4 मानना पड़ेगा। अब यह बोला हमसे क्या था कि जांच कीजिए क्या कार पार्किंग या शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है कि नहीं। अगर आपको इस तरीके का प्रश्न दे देगा तो आपको दिखाना पड़ेगा कि x1 अपान y1 बराबर होना चाहिए x2 अपान y2। अगर मान लो ये दोनों क्या हो बराबर में हो, फिर तीसरा भी बराबर हो तो हम चेक करेंगे चौथा भी बराबर में है कि नहीं। लेकिन अगर मान लो इसको और इसको लेके चेक किए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो यहीं पे हम करके छोड़ देंगे और लिख देंगे यह प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है, x1 अपान y1 है तो हम इस तरीके से लिखेंगे x1 अपान y1 बराबर होना चाहिए किसका, x2 अपान y2 को। क्या x2 अपान y2 के। अब x1 हमारा कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे बटे में y1 मेरा कितना 60 है तो 60 लिखेंगे। इसको काट पीट के सरल करो, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, काटोगे 2 तिहाई 6 30 हो जाएगा। अभी भी ये 2 से कटेगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 15 में 30 हो जाएगा। यानी x1 अपान y1 कितना आ चुका है 1/15 आ चुका है। अब x2 अपान y2 को देखो, x2 मेरा कितना है 8 है तो 8 लिखेंगे बटे में y2 मेरा कितना है 100 है तो 100 लिखेंगे। अब इसे 4 से काट दो, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऐसे काट दोगे 4 दूना 8 हो जाएगा और कितना बचेगा 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये कितना निकल कर आ चुका है 2 बटे कितना आ चुका है 2 बटे कितना आ चुका है 25 आ चुका है। तो यहाँ पर देखो x1 अपान y1 क्या है 1/15 है और x2 अपान y2 क्या है 2/25 है। दोनों क्या है, ये दोनों क्या है एकदम भिन्न है। क्या है, भिन्न है, अलग अलग है। जबकि दोनों क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। जब दोनों अगर सेम हो जाता तब मैं तीसरे को चेक करता, अगर तीसरा भी सेम होता तो चौथे को चेक करता। लेकिन यहाँ पर तो हम जब दोनों को चेक किए तो भाई दोनों अलग आ गए। तो यहाँ पर मैं नीचे लिखूंगा, यहाँ नीचे जगह कम पड़ रही है तो यहाँ पर लिखता हूं x1 अपान y1 इज नॉट इक्वल टू x2 अपान y2। अब यहाँ पर जो हमसे बोला था कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है, तो नहीं है, बराबर है नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। बस इतना आप लिख दोगे, आपका मास्टर आपको एकदम बढ़िया से नंबर दे देगा। इसमें और कुछ करना नहीं है। पहला प्रश्न आपका क्या हुआ, चटपट से समाप्त हुआ।
ये जो आप कुछ बच्चे सोचेंगे x1 y2 कैसे लिखा जाता है, ये अपने मन से लिखा जाता है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा प्रश्न में, आपको इसी तरीके से मानकर सवालों को लगाना पड़ेगा, ठीक, ये एक तरीका है। दूसरा प्रश्न एकदम ध्यान से समझना, काफी बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, थोड़ा बस दिमाग इसमें लगाना, समझ में आ जाएगा, बस समझना, ठीक है। पहले समझोगे नहीं समझ में आए, फिर मैं उसी चीज को दोबारा बताऊंगा, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा, एकदम गारंटी है, ठीक है। बस प्रश्नों का ध्यान से देखना। प्रश्न बोल रहा है कि एक पेंट के मूल मिश्रण के, पेंट का डिब्बा है, क्या है, पेंट का डिब्बा है। इसके बाद बोल रहा है कि एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में, 8 भाग का मतलब जानते हो, जैसे ये जो पेंट है ये पानी, चूना, खरी, मिट्टी, तेजाब से मिलकर बना हुआ है। कुल 8 प्रकार के पदार्थ इसमें मिले हुए हैं। इन 8 पदार्थ जो मिले हुए हैं उनको क्या बोल रहा है, उनको मिश्रण बोल रहा है। उनको क्या बोल रहा है, मिश्रण बोल रहा है। अब इस 8 प्रकार के मिश्रण में बोल रहा है लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिला दिया जाता है। लाल रंग के पदार्थ का क्या, एक भाग जो है लाल रंग का पदार्थ इसी में मिला दिया जाता है। फिर इसके बाद आगे बोल रहा है मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। अब ये क्या हो गया भैया, मिश्रण हो गया। ये क्या हो गया, पेंट का डिब्बा हो गया, ठीक है। जब किसी चीज में जैसे आप नींबू पानी मिलाते हो ना, पानी हो गया, नींबू हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया, इतना चीज मिलाकर जब घोल देते हो तो इस पूरे प्रक्रिया को मिश्रण बोला जाता है। तो इसीलिए इसमें पहले 8 प्रकार का चीज मिलाया था, फिर इसी में एक को लाल रंग मिला दिया, तो ये पूरा क्या हो गया, मिश्रण हो गया। अब ये जो मिश्रण बन के तैयार हुआ है, बोल रहा है कि एक भाग जो है लाल रंग मैंने मिलाया है, और इसमें जो है 8 प्रकार का मिश्रण है। अब 8 प्रकार का मिश्रण का मतलब इसमें खरी, चूना, मिट्टी, तेल, पानी जो भी मिलाया है, कुल 8 प्रकार का मिलाया है। अब आपको समझ में आ गया सारी चीज। अब प्रश्न, अब यहां से आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी में, ये जो आपको सारणी दे दिया है, बोल रहा है कि मूल मिश्रण, अब आपको ना मूल मिश्रण आपको निकालना है। जैसे अब यह यहाँ पर क्या हो गया, लाल रंग के पदार्थ, अब 4 पदार्थ अगर कोई डिब्बा है, मान लो एक ये आपका डिब्बा है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि भैया हम 4 प्रकार के 4 ठो लाल रंग का पदार्थ इसी में मिला दिए हैं। अब आपको बताना है कि मूल मिश्रण के भाग, यानी खरी, चूना, तेल, पानी का मिश्रण औरों कितना इसमें मिला हुआ है, ठीक है। आपको बताया कि 4 ठो जो है लाल रंग मैंने मिला दिया है, 4 ठो। अब आपको मूल मिश्रण बताना है कि इसमें खरी, चूना, पानी, तेल, तेजाब औरों कितना है वो बताना है। इसी तरह से आपको 7 ठो दे देगा तो उसका मूल मिश्रण निकालना है। 12 ठो दे देगा, यहाँ पे लिखा है लाल रंग के पदार्थ, अब यहाँ पर 12 ठो लाल रंग का पदार्थ मिला दिया है तो आपको मूल मिश्रण निकालना है। फिर 20 ठो लाल रंग का पदार्थ मिला दिया किसी डिब्बे में तो उसमें आपको मूल मिश्रण निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका निकालने का एक सूत्र है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसे आप क्या मानोगे, यक्स मानोगे, और इसे क्या मानोगे, वाई मानोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में। तो ये क्या होगा, y1 होगा, ये क्या होगा, y2 होगा, ये क्या होगा, y3 होगा, ये क्या होगा, y4 होगा, ये क्या होगा, y5 होगा। अब यहाँ पर निकालने का तरीका है, अब यहाँ पर उसी चीज को अच्छे से लिखोगे, क्या माना लाल रंग की मात्रा क्या यक्स, जो मैंने यक्स माना था, और मूल मिश्रण वाई, जो मूल मिश्रण है उसे वाई माने, इसको लिखोगे। फिर लिखोगे यक्स और वाई जो है सीधा अनुपात में है। जब इतना लिखोगे कि यक्स और वाई सीधा अनुपात में है तो बस आप यहाँ पर लिखो x1 अपान y1 बराबर क्या होना चाहिए, x2 अपान y2, क्या x2 अपान y2। अब मेरा जो x1 अपान y1 क्या है, x1 अपान y1 यानी 1/8, 1/8 बराबर होना चाहिए x2 अपान y2। x2 मेरा कितना है, 4 है तो 4 लिखोगे। y2 मेरा नहीं पता है, इसी को निकालना है तो यहाँ पर हम इस तरीके से y2 लिखेंगे। इतनी बात समझ आएगी नहीं। अब इसमें क्या होता है, y2 का इधर बटे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ गुणे में हो जाएगा, तो y2 बराबर कितना हो जाएगा, इधर बटे में 8 है, इधर आएगा 4 के साथ गुणे में हो जाएगा। तो जब 8 का गुणा 4 के साथ हो जाएगा तो 4 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी y2 जो आपका निकल कर आया है वो कितना आ चुका है, 32 आ चुका है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्या करेंगे, 32 लिख लेंगे। इतनी बात समझ में। अब इसी तरीके से जो हमारा x1 अपान y1 है इसको फिर से लिखेंगे, x1 अपान y1
बराबर होना चाहिए भाई साहब x2 अपान, इसको तो निकाल लिए, x3 अपान y3 के, क्या x3 अपान y3 के। तो x1 अपान y1 कितना है, 1/8 है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से 1/8 लिखेंगे। इसके बाद बराबर x3 मेरा कितना है, 7 है, यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसे 7 अपान क्या लिखेंगे, y3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, y3 लिखेंगे। अब इसी को सॉल्व करो, y3 का गुणा 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा, और इधर 8 का गुणा 7 में हो जाएगा, 8 45, 8 48, 8 7 कितना हो जाएगा आपका, 56 हो जाएगा। तो y3 मेरा कितना निकल कर आ चुका है, 56 आ चुका है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, सारी बातें समझ में आ रही कि नहीं। अब इसी तरीके से x1 अपान y1 को हम दिखाएंगे, x1 अपान y1 बराबर होना चाहिए किसका, x4 अपान y4, क्या x4 अपान क्या y4। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, x1 अपान y1 कितना है, 1/8 है, तो यहाँ पर 1/8 इस तरीके से लिखेंगे, बराबर x4 मेरा कितना है, 12 है, तो इस तरीके से 12 लिखेंगे। और y4 नहीं पता है तो y4 को निकालना पड़ेगा, y4 का गुणा 1 के साथ करोगे तो y4 हो जाएगा, बराबर 8 का गुणा 12 के साथ हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका, 96 हो जाएगा। यानी y4 मेरा कितना आ चुका है, 96 आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 96 लिखेंगे। y3 मेरा कितना निकल कर आया, 56, तो यहाँ पर हम इस तरीके से 56 लिख लेंगे। बात समझ में आएगी नहीं। अब हम निकालेंगे y5 निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे x1 अपान y1 बराबर होना चाहिए x5 अपान y5 के, ठीक है। अब y5 का गुणा इधर x1 अपान y1 कितना है, 1/8 है, तो हम इस तरीके से 1/8 लिखेंगे, बराबर x5 कितना है भाई साहब, 20 है। इसके बाद y5 है तो y5 लिखेंगे। अब y5 का गुणा 1 के साथ करोगे तो y5 ही रह जाएगा, बराबर 20 का गुणा 8 का गुणा 20 में करेंगे तो 8 शून्य शून्य, 8 दूना 16, 160 हो जाएगा। y5 मेरा कितना निकल कर आ चुका है, 160। यहाँ पर हम इस तरीके से 160 लिख लेंगे। बस इतना ही करना है, इतना लिख दोगे ना, आपका मास्टरवा खुश होकर पूरा का पूरा नंबर दे देगा, आपको काटने का गुंजाइश नहीं है, पूरा नंबर पाओगे, ठीक है। बस इसी तरीके से पढ़ते लिखते चलो। ये सवाल देखो बड़ा कठिन था, लेकिन आपको समझाया बड़े बेहतरीन तरीके से। फिर भी कुछ बालक ऐसा रह गया होगा जो बालक बड़ा कमजोर है, बेचारा नहीं समझ पाता है, कमेंटवा में आकर बोलता है गुरुजी समझ ही नहीं आया है। बाबू ना, जो तेज बालक होता है वो कम से कम नहीं समझ में आता है, तो यही सोचिए 5-6 बार कपिया लगाता है, लिखता है, तब समझ में आता है, फिर बोलता है गुरुजी समझ में आ गया, मजा आ गया। तो इसी तरीके से आप लोग भी पढ़ो, ठीक है, उदास ना होया करो। अब ये देखो आपका तीसरा प्रश्न है, इसमें क्या है, ये सिर्फ प्रश्न दिया रहेगा, ये आपका चार्ट इसमें नहीं बनाया, मैंने अपने सुविधा के लिए बनाया जिससे आपको जल्दी से समझाया जा सके, लेकिन नहीं तो मैं लिखूंगा लाइन फाइन खींचूंगा तो टाइम जाएगा, समझ में आया। अब प्रश्न को जरा ध्यान दो, प्रश्न क्या रहा है कि प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग पदार्थ मिलाना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है कि भाई साहब बोल रहा है कि यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए, तो इस तरीके से आप सारणी बनाओगे, ऊपर लिखोगे लाल रंग, नीचे लिखोगे मूल मिश्रण। अब बोल रहा है कि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए, तो लाल रंग है वहां पर 1 लिख लो, ठीक है। अब बोला कि 75 ml मूल मिश्रण, तो मूल मिश्रण है तो इसके नीचे इस तरीके से 75 लिख लो। अब इसके बोल रहा है कि आवश्यकता है, तो बोल रहा है कि मूल मिश्रण के, अब यहाँ पर मूल मिश्रण है, बोला है कि 1800 ml, तो यहाँ पर लिखोगे 1800 ml में कितना लाल रंग पदार्थ मिलाना चाहिए। तो लाल रंग कितना पदार्थ मिलाना चाहिए नहीं पता है, तो इसको इस तरीके से छोड़ दो। अब इसको क्या मानोगे, x1 मानोगे, इसको क्या मानोगे, x2 मानोगे, यहाँ पर हमें नहीं पता है, हम छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको y1 मानोगे, इसको y2 मानोगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल लिख लो भाई साहब। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, आवश्यक है x और y में सीधा समानुपात है, पात है, ठीक है। अभी इसको लिखो, अब आराम से निकाल सकते हो, x अपान y1 है तो इसको लिखोगे x अपान y1 बराबर होना चाहिए क्या, x2 अपान y2 के, तो यहाँ पर लिखोगे x2 अपान y2। अब इसे जरा हल करो, इसे जब हल करोगे x अपान y1 कितना है, 1/75 है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से 1/75 लिखेंगे, और बराबर
वो x2 अपान y2 है, तो x2 नहीं पता है तो x2 को ऊपर लिख लो, और y2 मेरा कितना है 1800 है, तो 1000 इस तरीके से 800 लिख लो। अब इसमें देखो हमें क्या करना है भाई साहब, x2 का मान निकालना है, और इधर क्या है 1/75 है, और इधर क्या है बटे में 1800, अगर बटे में 1800 तो इधर आएगा क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो 1800 का गुणा 1 के साथ करोगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, 1800 ही रह जाएगा, और बटे में 75 है तो 75 इस तरीके से लिखो, बराबर क्या हो जाएगा x2 सिर्फ बचेगा, क्या बचेगा x2 बचेगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब हम 75 से 1800 को काट सकते हैं। अब आपको अगर छोटी छोटी ट्रिक बताऊं तो मजा आएगा। अगर कोई चीज इधर बटे में और इधर भी बटे में, तो ये इससे कट सकता है और ये इससे कट सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब चलो हम 75 से 1800 को काट देते हैं। 5 से काटोगे 5 15 में कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इसको 5 से काटोगे तो 5 कहीं कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 16 17 18 3 बचेगा, बन जाएगा 30, 5 6 30 हो जाएगा, फिर शून्य बचेगा, शून्य लिख लो। अब इसे 5 से काट सकते हो, 5 कहीं कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसे 5 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा 5 बचे 30, 5 6 30, 5 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, बचेगा एक, बन जाएगा 0 10, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये 72/3 है, 3 से इसको काटोगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बचेगा एक, बन जाएगा 12, 3 चौके कितना हो जाएगा आपका 12 होता है। तो 24/1 आ चुका है, तो 24/1 को सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से 24 लिखा जाता है, बराबर आपका x2 है, तो इस तरीके से आप x2 लिखोगे। जिसका मान निकालते हो उसको आपको लेफ्ट साइड लिखना पड़ता है, तो x2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो जो हमसे पूछा था x2 कितना होगा, तो x2 मेरा कितना निकल कर आ चुका है 24 आ चुका है। बस इसमें कुछ करना ही नहीं, बस इतना ही आपको करना है। इतना कर दोगे तो आपका मास्टर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा, तनिको गलत होगा ही नहीं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न कराते हैं। अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है, ये क्या कह रहा है कि बोला है कि किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में, यानी सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब समझ लो कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में एक मशीन जो है 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। इसके बाद बोला है कि वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी, ठीक है। अब ये पिद्दी सा सवाल है, सेम उसी तरीके से हल हो जाएगा, x1 अपान y1 x2 अपान y2 से ये आराम से मान निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको हल करता हूँ, आप लोग भी ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखोगे माना, माना पहले क्या लिखा है भाई साहब बोतल लिखा है ना, पहले क्या लिखा है बोतल, माना बोतलों की संख्या x, बोतलों की संख्या x, और क्या बोला है कि 5 घंटे में भरती है तो कितनी बोतलें भरेंगी, और समय y घंटे, कितना y घंटे, बस इतना आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है, इसके बाद आपको सारणी बनाना है, तो यहाँ पर लिखोगे बोतलों की संख्या, क्या बोतलों की संख्या, बोतलों की संख्या, फिर नीचे क्या लिखोगे, ऊपर हो गया बोतलों की संख्या, तो नीचे लिखोगे समय y घंटे, क्या y घंटे, ठीक। अब इसको इस तरीके से ब्रैकेट में कर दो जैसे मैंने बनाया था। अब ये हाथ से तो उतना अच्छा बनता नहीं है। अब ये देखो मैंने सारणी बना दिया है। अब बोतलों की संख्या को हमने क्या माना x, तो यहाँ पर इस तरीके से x लिखेगा। समय क्या है y घंटा है, तो यहाँ पर y पहले से लिखा है। अब यहाँ पर जो बोला है कि भाई साहब 840 बोतलें, तो यहाँ पर 800 क्या लिखोगे 40 लिखोगे। अब बोला है y जो 6 घंटा है, इसको यहाँ पर लिखोगे, समय क्या है 6 घंटे। इसके बाद बोल रहा है कि वह मशीन 5 घंटे में, तो जहां पर भैया घंटा है वहां पर 5 लिखो, और यहाँ पर बोला है कि 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी, तो बोतल जो ऊपर लिखा है उसको डैश मान लो, ये क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर लिखोगे x और y में सीधा समानुपात है, समानुपात है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखोगे x1 अपान y1 बराबर होना चाहिए x2 अपान y2 के, ठीक। अब x1 अपान y1 हमारा कितना है 840/6 है, तो यहाँ पर लिखोगे 840 इस तरीके से 6 बराबर x2 मुझे नहीं पता है, तो यहाँ पर x2 इस तरीके से लिखेंगे, y2 मेरा कितना है 5 है, 5 लिखेंगे। अब इधर क्या है 5 बटे में, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 840
बटे 6 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब जो चीज कट पिट रही है उसे काट पीट के सरल कर लो। 2 से देखो ये कट जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसे 2 से काटोगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, शून्य तो शून्य लगा लो। अब 3 से जो है 420 कट जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 से जब काटोगे तो क्या हो जाएगा, 3 एक के 3 हो जाएगा, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, शून्य तो शून्य, यानी 140 आ चुका है। अब 5 140 गुणे 5 है, 5 का गुणा कर लो, 5 शून्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब 5 चौके कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। अब 5 एक के 5, 5 2 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। 700 बराबर कितना हो चुका है आपका, x2 आ चुका है। तो x2 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 700 आ जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो जो हमसे पूछा था कि भाई साहब कि 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी, तो 5 घंटे में 500 बोतलें भरेंगे, ओ सॉरी 700 बोतलें भरेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 700, क्योंकि आपका उत्तर कितना चुका है, 700। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी आपको अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। गर्मी इतना पड़ रही है ना कि हमारा पूरा शर्ट भीग गया है। अगर फैन को तेजी से चालू कर दें तो आवाज ये नहीं सुनाएगा, फड़फड़ाएगा आवाज, और एसी है नहीं इसमें, ठीक है। तो बड़ी मेहनत करके यार पढ़ाना पड़ता है। तो वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर भी कर दिया करिए दोस्तों को, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो किया करिए, नहीं तो आपको खुद नहीं अच्छा लग रहा है तो दूसरों को करोगे वो गरियाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं कि अच्छा ना लगे। जितने भी बालक पढ़ते हैं सब लोग कमेंट करते हैं, मैंने देखता हूँ कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, काफी अच्छा लगता है, आपका पढ़ाया हुआ मैथ समझ में आ जाता है। स्कूलवा में जो टीचर पढ़ाते हैं वो उन्हीं का नहीं समझ में आता है। तो जिसको अच्छा लगता है भाई कम से कम आप लोग शेयर कर दिया करिए। अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है, काफी बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से समझना, आराम से समझ में आ जाएगा। बस बड़ा लिखा हुआ है इसलिए घबराना नहीं, ठीक है। आपका प्रश्न कहता है कि एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। अगर बोल रहा है ये जो चित्र देख रहे हो, अगर इसका आवर्धन यानी फोटोग्राफ जो है 50,000 गुना आवर्धित कर दिया जाता है तो इसकी जो लंबाई होती है वह 5 सेंटीमीटर दिखती है। अब बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई आपको बतानी है, और इसके बाद बोल रहा है यदि फोटोग्राफ केवल 20,000 गुना ही आवर्धित किया जाए तब उसकी लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पर हम आराम से लिख लेंगे। पहले इस तरह से आपको सारणी बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आवर्धन जो है x गुना लिखना पड़ेगा, फिर इसके बाद जीवाणु के चित्र की लंबाई, यहाँ पर क्या दिया है, गुना दिया है और आपसे लंबाई पूछ रहा है। अगर 50 गुना आवर्धित किया जाए तो आवर्धन की जगह पर हम इस तरीके से 50,000 लिखेंगे, ठीक है, 50,000 लिखेंगे। और अगर 50,000 गुना आवर्धित किया जाता है तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। इसके बाद बोल रहा है कि इसकी आपको क्या करना है, बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई आपको बतानी है। वास्तविक लंबाई अगर मान लो वास्तविक लंबाई में आपको 1 गुना, समझ में आया, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए वहां पर हमेशा 1 लिखना, और ये चीज आपको निकालना पड़ेगा। अब अगर 1 गुना बढ़ाओगे तो उसकी लंबाई क्या होगी, ये तो नहीं दिया है, आपको बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद बोल रहा है कि भाई साहब अगर 20 गुना बढ़ा दिया जाए यानी 20,000 गुना, ठीक है, तो यहाँ पर 20,000 लिख देते हैं। अगर 20,000 इसका आवर्धन बढ़ाया जाएगा तो जीवाणु की लंबाई क्या होगी, नहीं पता है। अब हम क्या करेंगे, इसको x1 मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे y1, इसको x2 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे y2 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे x3 मानेंगे, इसको हम y3 मानेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर हम हल करते टाइम लिखेंगे x और y सीधा समानुपात में है, क्या सीधा समानुपात में है, समानुपात में है। अब आप आराम से लगाओ, ये बोला है कि x1 अपान y1 बराबर होना चाहिए x2 अपान y2 के। अब इसे जरा लगाओ, x1 अपान y1 कितना है, 50,000 बटे 5 है, तो यहाँ पर इस तरीके से 50,000 बटे आप इस तरीके से 5 लिखोगे, बराबर x2 मेरा कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखोगे। आपको y2 निकालना पड़ेगा तो y2 यहाँ पर लिख लो। y2 का गुणा इसके साथ होगा, जब y2 का गुणा इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 50,000 y2 हो जाएगा, ठीक है। और ये बटे में 5 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ गुणा हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, आपको पूरा बेसिक से बताया, वरना मैं यहीं पे रफा दफा इसको करना चाह रहा था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 50,000 है, तो इस तरीके से आपको इस तरीके से 50,000 y2 यहाँ पर लिख लेना पड़ेगा, क्योंकि बटे में y2 है तो इधर आएगा, इसके साथ गुणे में हो जाएगा, बराबर
बटे में 5 है, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो 50,000 है वो y2 के साथ गुणे में है, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा यानी बटे में हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट यहीं से काट सकता हूँ, 5 1 के 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको जब काटोगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5। अब यहाँ पर कितने शून्य है 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य लगा दो, तो y2 बराबर आपका कितना निकल कर आ चुका है 1 बटे कितना आ चुका है 1 लिखकर 4 शून्य इस तरीके से लिख दो, 1 2 3 4, 4 शून्य है ना 1 2 3 4। अब देखो अगर आप क्या करोगे वो एक में अगर आप इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 से भाग दोगे तो y2 बराबर आपका कितना निकल कर आएगा, y2 बराबर आपका निकल कर आएगा 1 2 3 4, 4 शून्य है तो 4 अंक के इधर दशमलव आ जाएगा, कितने 4 अंक के इधर, तो एक तो ये पहले ही से है, 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, 4 अंक हो गया। अगर इधर अंक नहीं है तो आपको अपने मन से शून्य लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा शून्य लिखना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, अभी आपको बताता हूँ निचवा जगह यहाँ कम है ना इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, अब इसको मैं इधर घसका देता हूँ। अब 4 शून्य हो गया, 4 शून्य था तो मैंने 4 अंक लिख दिया, अब यहाँ पर आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, इधर शून्य लिखना पड़ेगा, तो y2 बराबर क्या हो जाएगा 0.001 हो गया है, यहाँ पर लिखोगे 0.00, कितने जीरो हैं 3 जीरो है, इसके बाद आपको 1 लिखना पड़ेगा। ये y2 का मान निकल कर आ चुका है। कैमरा में दिखाई दे रहा है कि नहीं, कैमरे में दिखाई देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि निचवा वाली चीजें उसमें कभी कभी नहीं दिखती है। अब हमने y2 का मान आराम से निकाल लिया, तब हम y3 का भी मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x1 अपान y1 बराबर होना चाहिए x3 अपान y3 के। x1 अपान y1 कितना है 50,000 बटे 5 है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, 50,000 बटे हम क्या लिखेंगे 5 बराबर x3 मेरा कितना है 20,000 है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से 20,000 बटे में क्या लिखेंगे y3 लिखेंगे। अब y3 का गुणा क्या होगा इसके साथ होगा। एक चीज और आपको बता देता हूँ, अगर इसका गुणा इसके साथ हो रहा है तो 50,000 इधर आता है तो बटे में हो जाता है, तो हम इस 50,000 को इस 20,000 से काट सकते हैं। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, मैंने आपको बताया था ना, इसको आप इससे काट सकते हो, इसको आप इससे काट सकते हो अगर बीच में बराबर का चिन्ह है। तो इसके पास कितना जीरो 1 2 3 4 जीरो, इसके पास 1 2 3 4 जीरो, तो इसका जीरो इससे भैया काट देंगे, कोई दिक्कत या समस्या नहीं ना। अब यहाँ पर y3 का गुणा अगर 5 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 5y3 हो जाएगा बराबर बटे में 5 है तो इधर आएगा 2 के साथ गुणे में हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। अब आप आराम से ओ यार यहाँ 5 से 5 भी कट सकता था आराम से, तो जब 5 से 5 कट सकता था 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इधर y3 है, इधर सब कुछ कट चुका है तो y3 का गुणा 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा y3 रह जाएगा बराबर 2 बच रहा है तो 2 लिख लो। y3 का मान कितना आ चुका है 2 आ चुका है, y3 की जगह पर हम 2 लिख देंगे। ये इस प्रश्न का उत्तर है, इसमें और ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखो काफी बेहतरीन तरीके से आपको समझाया हूं एकदम आराम से, जिससे हर एक बालक चीज समझ में आ सके। ठीक, अब किसी को एक बार में न समझ में आए इसी वीडियो को 2-3 बार देखोगे, यानी इसी प्रश्न को थोड़ा पीछे कर 2-3 बार देखोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न कराते हैं। ये देखो आपका छठवां प्रश्न है। छठवां प्रश्न को ध्यान से समझना, काफी सरल प्रश्न है, बस ध्यान दोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। बात कुछ समझ में आएगी नहीं। यहाँ पर बोला है कि एक जहाज के मॉडल में, मॉडल का मतलब डुप्लीकेट जहाज, ठीक है, जैसे मोदी जी हैं उनका पुतला बना दो तो मॉडल कहलाता है। ठीक, तो वही है। अब यहाँ पर मैं खुद जहाज का मॉडल बनाता हूँ। ये क्या है मेरी एक जहाज है, इस पे क्या है मस्तूल, ये जो जहाजों पे लगा हुआ दिखाई दे रहा है ये क्या है मस्तूल है। क्या है मस्तूल। अब बोल रहा है कि एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी जो आपका मॉडल वाली जहाज है उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर है, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है 9 सेंटीमीटर है। इसके बाद बोल रहा है जबकि वास्तविक जहाज यानी जो ओरिजिनल जहाज है उसका मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। ये जो मस्तूल है इसके कितना है 12 मीटर ऊंचा है। अब आपको क्या काम करना है, अगर ये सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखोगे 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो आपको क्या 12 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 12 में क्या करोगे 100 से गुणा करोगे। जब 100 से गुणा करोगे तो 12 लिखो, 2 शून्य लिख दो, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल कितना 12 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलोगे तो 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 1200 सेंटीमीटर लिखोगे। ठीक है, कितनी बात समझ में।
इसके बाद बोल रहा है यदि जहाज की लंबाई, जो वास्तविक जहाज है उसकी लंबाई बोल रहा है कि वह कितना है 28 मीटर है, क्या है 28 मीटर है, तब आपको क्या काम करना पड़ेगा, 1 मीटर में क्या होता है भैया 100 सेंटीमीटर होता है, तो 28 मीटर में क्या होगा, 28 में 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 लिखकर 2 शून्य तो 2 शून्य लिख दो, यानी 2800 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो वास्तविक जहाज की लंबाई कितनी है 2000 कितना 2800 सेंटीमीटर है। तो अब आपको बताना है कि उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी, यानी जो डुप्लीकेट जहाज है इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक, अब यहाँ पर मैंने एक सारणी बनाया है, इसको ध्यान दो। माना मस्तूल की ऊंचाई क्या है x सेंटीमीटर और जहाज की लंबाई क्या है y सेंटीमीटर है। यहाँ पर सारणी इस तरीके से बनाओगे, उसमें लिखोगे, पहले लिखोगे मस्तूल की ऊंचाई x सेंटीमीटर, नीचे लिखोगे जहाज की लंबाई y सेंटीमीटर, पहले खाना में क्या लिखोगे, आपका डुप्लीकेट जहाज की क्या मस्तूल की ऊंचाई रहेगी, फिर इसमें क्या रहेगा ओरिजिनल जहाज की ऊंचाई रहेगा, और इसमें क्या रहेगा जहाज की लंबाई। ये डुप्लीकेट है तो ये डुप्लीकेट जहाज की क्या हो जाएगी लंबाई, और ये ओरिजिनल जहाज की लंबाई इसमें लिखा जाएगा। तो लिखो आराम से, मस्तूल की ऊंचाई क्या, पहले डुप्लीकेट वाले का कितना है, डुप्लीकेट का मस्तूल की ऊंचाई कितनी है भैया, यहाँ पर मैंने लिखा था यार मिट गया, यहाँ पर चलो लिखा है डुप्लीकेट जहाज की 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 9 लिखोगे। इसके बाद ओरिजिनल जहाज की लंबाई आपसे पूछ रहा है, यानी मॉडल की लंबाई आपसे पूछ रहा है, नहीं पता है तो इसे हम x1 मानेंगे, इसे हम y1 मानेंगे। इसके बाद बोल रहा है कि जबकि वास्तविक जहाज के मस्तूल जो है 12 मीटर ऊंचा है, यानी जो ये वास्तविक जहाज का मस्तूल है 12 मीटर ऊंचा है, तो इसको मैंने सेंटीमीटर में बदला तो 1200 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पर 1200 लिखोगे, क्या 1200 लिखोगे। इसके बाद बोल रहा है कि जहाज की लंबाई, अब यहाँ पर देखो जो यदि जहाज की लंबाई जो वास्तविक जहाज है उसकी लंबाई 28 मीटर दिया है, तो यहाँ पर जहाज की लंबाई जो वास्तविक जहाज है तो 28 मीटर को जो हमने सेंटीमीटर में बदला तो 2800 सेंटीमीटर आ गया था। ठीक है, अब हम आराम से प्रश्न को लगा सकते हैं, आराम से x1 अपान y1 बराबर x2 अपान y2 होता है। ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। अब इसे आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। x1 अपान y1 की जगह 9 अपान क्या लिखोगे, 9 अपान y1 लिखोगे, क्या लिखोगे y1 बराबर x2 अपान y1 की जगह पर 1200 बटे 2800 लिखोगे, क्या 1200 बटे क्या लिखोगे 2800 लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 12 से 28 भी कट जाएगा, 6 दूना 12 होता है, 6 चौक 24, नहीं इसको हम काटेंगे किससे 2 से, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 एक के 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब नहीं कटने वाला है। अब देखो मैंने क्या बताया था, इधर वाली संख्या को इधर से काट सकते हैं, तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 21, ओहो मिट कहाँ गया यार, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं। अब जरा ध्यान दो, हमें क्या करना है y1 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है y1 का मान निकालना है। तो y1 जो होगा इधर क्या आएगा गुणे में हो जाएगा और इधर बटे में 7 है, 7 का गुणा 3 हो जाएगा, तो 7 गुणा 3 में करो 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, बराबर y1 इधर बटे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सब कुछ कट चुका है, एक बचा है तो y1 का गुणा 1 में करोगे तो भैया y1 ही रहेगा। अब जिसका मान निकालते उसको लेफ्ट साइड लिख लो, y1 बराबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। यानी जो हमसे पूछा था कि जो आपकी डुप्लीकेट जहाज है उसकी लंबाई कितनी होगी 21 सेंटीमीटर होगी, क्या होगी 21 सेंटीमीटर होगी, ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। और इसमें कुछ है नहीं, बस इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं, सारी चीजें समझ में आती है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट जो प्रश्न बच रहे हैं उन प्रश्नों को दूसरे वीडियो में करा जाएगा, ठीक है।